नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी प्री प्रथम प्रश्न पत्र तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए लगातार अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। यह श्रृंखला मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी लाभकारी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रृंखला के अगले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर निर्माण गुप्तकालीन नहीं है? तो कौन सा मंदिर निर्माण गुप्तकालीन नहीं है बताना है। ऑप्शन ए नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ऑप्शन बी भूमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन सी तिगवा का विष्णु मंदिर और डी है भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर जो है वो गुप्तकालीन नहीं है। इसके अतिरिक्त नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है यह पन्ना जिले में आता है तथा भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना जिले में आता है और तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि कटनी जिले में आता है। ये सभी जो है गुप्तकालीन निर्माण है। भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर जो कि जबलपुर में आता है, ये कलचुरी शासकों ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए कुषाण वंश, बी मलराज वंश, सी नागवंश और डी वाकटक वंश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागवंश। पुराणों में पद्मावती को नागवंश की राजधानी बताया है। नागवंश ने जो अपनी वंश की स्थापना है वो विदिशा जिले के आसपास की थी और इन्होंने पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ से मेनांडर के सिक्के मिले हैं? तो आपको बताना है मेनांडर के सिक्के कहाँ कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए बालाघाट, बी मंडला, सी जबलपुर और डी रीवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बालाघाट। मध्य प्रदेश में हिंदी यूनानी शासकों के प्रसिद्ध सिक्के जो कि मेनांडर राजा था तब उस समय के सिक्के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं तथा उसी काल में रोमन देश के सिक्के भी मिले हैं, लेकिन वो मंदसौर जिले के आवरा से मिले हैं। तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का मूल स्थान था। तो वाकाटक वंश का मूल स्थान बताना है। ऑप्शन ए बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी मालवा, डी निमाड़। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का मूल स्थान बुंदेलखंड था। अगला प्रश्न है, मंदसौर के किस स्थान से शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो आपको स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन ए शीतलगढ़, बी महेंद्रगढ़, सी दसापुरा और डी है देवगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दसापुरा। मंदसौर के निकट है एक जगह दसापुरा जहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं और ये मंदसौर से लगभग 4 किलोमीटर दूर सोदानी नाम के गांव में लाल बलुआ पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं। ये ओलिकर वंश के राजा वर्मन के काल के बताए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का संस्थापक शासक था। तो वाकाटक वंश का संस्थापक शासक का नाम बताना है। ऑप्शन ए विंध्य शक्ति, बी प्रवरसेन प्रथम, सी रुद्रसेन और डी गौतमीपुत्र। तो मध्य प्रदेश में जिन्होंने वाकाटक वंश की नींव डाली थी उनका नाम ऑप्शन नंबर ए में है विंध्य शक्ति। मध्य प्रदेश में लगभग 3री शताब्दी के मध्य में बुंदेलखंड के क्षेत्र में विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी और विंध्य शक्ति को विदिशा का शासक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गंगा और डी चंबल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर चंबल नदी है। चंबल नदी महू के जानापाव से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ग्रीक विद्वान टालमी ने नर्मदा को किस नाम से पुकारा है? तो नर्मदा को किस नाम से बुलाया जाता है टालमी के द्वारा बताना है। ऑप्शन ए सोमो देवी, बी मैकल सुता, सी रेवा और डी नामोदास। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी के तहत नामोदास नाम से ग्रीक विद्वान टालमी ने इसे बुलाया था और इसके अतिरिक्त इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे गुजरात की जीवन रेखा, मैकल सुता, सोमा देवी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक, और शिवपुत्री इत्यादि नामों से भी इन्हें नर्मदा नदी को बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा किया जाता है?
तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए है नर्मदा, बी बेतवा, सी चंबल, डी सोन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किया जाता है। मृदा अपरदन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं उसमें मुरैना और भिंड है। यहाँ चंबल नदी ने मिट्टी मिट्टी को काटकर गहरी गहरी कंदराओं का निर्माण कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश के बाहर कितनी है आपको बताना है। मध्य प्रदेश के अंदर तो आप सभी जानते हैं 1077, बाहर कितनी है? ऑप्शन ए 240 किलोमीटर, ऑप्शन बी 235 किलोमीटर, ऑप्शन सी 354 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 345 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 235 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई मात्र 235 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर ये 1077 किलोमीटर बहती है। इस तरह से कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें नर्मदा की जो सहायक नदी नहीं है उसके विषय में बात करना है। ऑप्शन ए हिरण, बी हथनी, सी सैर नदी और डी पूर्णा नदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्णा नदी। पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदियों में ये नहीं शामिल नहीं है। अगर नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी लगभग 41 सहायक नदी हैं। इसमें मुख्य रूप से तवा, हिरन, तंदोनी, बारना, कोलार, मान, हथनी और शांग, बरनर, शक्कर, दूधी, शेर ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, तो आपको बताना है ऑप्शन ए चंबल, बी बेतवा, सी सोन और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो चंबल नदी है महू के इंदौर के निकट जानापाव की पहाड़ी से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार अगर बेतवा नदी की बात करें तो ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और यह भी उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक जगह पर यमुना नदी से मिल जाती है। अगर सोन की बात करें तो सोन नदी भी अमरकंटक जो कि अनूपपुर में है वहाँ से निकलती है और यह भी उत्तर की ओर बहते हुए बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार से तीनों ही जो नदियाँ हैं ये उत्तर की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ग्राम पंचायतों की संख्या बताना है। ऑप्शन ए 23,169, ऑप्शन बी 22,032, ऑप्शन नंबर सी है 21,024 और ऑप्शन नंबर डी है 23,032। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 23,169। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट के अनुसार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या मध्य प्रदेश में 23,169 है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायतें हैं? तो ऑप्शन ए है 310, ऑप्शन बी है 313, ऑप्शन सी है 316 और ऑप्शन डी है 322। तो सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी 313। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जुलाई 1994, बी फरवरी 1994, सी अक्टूबर 1994 और डी दिसंबर 1994। तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं? ऑप्शन ए 29 विषय, बी 66 विषय, सी 47 विषय और डी 97 विषय। सही उत्तर आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 विषय। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 243 झ में 29 विषयों को सम्मिलित कर उनका कार्यभार पंचायतों को सौंप दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, बी नगर पालिकाएं, सी दल बदल और डी आरक्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका। संविधान की 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है।
अगला प्रश्न देखते हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 29, बी 66, सी 47, डी 18। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 विषय। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया और समस्त कार्य नगरीय निकायों को सौंप दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन 2023 यात्रा के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को कौन सी पेंटिंग गिफ्ट की? आपको इसमें ऑप्शंस बताना है। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी गोंड पेंटिंग, ऑप्शन सी मिथिला चित्रकला तथा ऑप्शन डी कालीघाट चित्रकला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोंड पेंटिंग। श्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की यात्रा के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा को गोंड पेंटिंग जो विशेष प्रकार की पेंटिंग होती है ये गिफ्ट करी है। अगला प्रश्न देखेंगे। बार नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाति का नृत्य है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए कंवर जनजाति, बी कोरको जनजाति, सी बैगा जनजाति, डी गावल जनजाति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंवर जनजाति। बार नृत्य जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों जगह पे उपयोग किया जाता है। यहाँ दोनों जगह पे निवास करने वाले जो कंवर जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा यह पारंपरिक नृत्य किया जाता है। और बार नृत्य की एक अलग खासियत होती है। इस नृत्य का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होता है। प्रायः इसका जो आयोजन होता है माघ यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में किया जाता है और गांव के किसी खुले मैदानी जगह के मध्य में ये अपने भीम देवता की स्थापना करते हैं और उसके आसपास नृत्य करते हैं। तो बार नृत्य का आप याद रखें। बार नृत्य संबंधित है मध्य प्रदेश की कंवर जनजाति से। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, बी है मध्य प्रदेश थिंक टैंक, सी मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग और डी है मध्य प्रदेश बहुआयामी विचार आयोग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के नाम से अब जाना जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम राज्य योजना बोर्ड का निर्माण किया गया था जो कि 2007 में आया था और इसने योजना आयोग के रूप में काम किया था। इसके अतिरिक्त 10 फरवरी 2020 को आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राजनीति और योजना आयोग कर दिया गया था और अभी कुछ ही दिनों पहले यानी 28 अगस्त 2023 को फिर से संशोधन किया गया और आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग यानी MPRNA कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप याद रखें। अभी रिसेंटली चेंज हुआ है 28 अगस्त 2023 को। अब इसका नाम हो गया है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारी उपयोग से ई गवर्नेंस व्यवस्थाओं को लागू कर मध्य प्रदेश ने 2007 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार जीते हैं? तो ई गवर्नेंस की व्यवस्थाओं को लागू करने पर और कुछ नवाचारों को उपयोग करने पर मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले हैं बताना है। ऑप्शन ए 25 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, बी 24 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, सी 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार और डी 30 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार इस वक्त मिले हैं। 30 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा एक जानकारी पब्लिश की गई। उसके अनुसार नवाचारी उपयोग से ई गवर्नेंस व्यवस्थाओं को लाने में मध्य प्रदेश को 2007 से लेकर के 2023 तक अभी तक कुल मिलाकर के 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे सड़कों की लंबाई लगभग कितनी है? तो नेशनल हाईवे सड़कों की लंबाई बताना है। ऑप्शन ए 8000 किलोमीटर, बी 10,000 किलोमीटर, सी 11,000 किलोमीटर और डी 13,000 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13,000 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे
नेशनल हाईवे पहले 4,800 किलोमीटर लगभग हुआ करते थे, ये बढ़कर अब 13,000 किलोमीटर हो गए हैं। और राज्यों में कुल हाईवे की अगर बात करें, यानी कुल सड़कों की बात करें, तो कुल सड़कों की लंबाई वर्तमान में 5,10,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में गरीब कल्याण महाअभियान में मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड 2002-3 किसने जारी किया? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गृह मंत्री श्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी है तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, और डी है तत्कालिक गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री श्री अमित शाह। तो भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में गरीब कल्याण महाअभियान के अवसर के समय पे मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, जो 2003 से लेकर 2023 तक की प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी इसमें मध्य प्रदेश के संबंध में दी गई थी। जैसे बजट का आकार अब 3,14,000 करोड़ हो गया है, प्रति आय 1,40,000 रुपये हो गई है, 5,10,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कें हो चुकी हैं। साथ में राज्य की ऊर्जा क्षमता के विषय में बात की गई, जो कि 19,000 मेगावाट से ज़्यादा हो चुकी है, और सिंचाई साधनों का विस्तार होकर के 47 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पे अब सिंचाई होना प्रारंभ हो चुकी है। कृषि क्षेत्र में कृषि विकास दर भी 6.5 गुना बढ़ चुकी है। तो ये अलग अलग प्रकार के आयाम बताए गए, और इन आयामों पर केंद्रित एक फिल्म का भी प्रदर्शन इस अवसर पर किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, लाईफाई क्या है? तो लाईफाई क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है वाईफाई का दूसरा नाम, ऑप्शन बी है लाइट का इस्तेमाल कर इंटरनेट उपलब्ध कराती है, ऑप्शन सी है एक स्पेस टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट का इस्तेमाल कर इंटरनेट उपलब्ध कराती है। तो लाईफाई का के विषय में पहले जान लेते हैं। लाईफाई का पूरा पूरा नाम है लाइट फिडेलिटी। यह लाईफाई द्विदिश वायरलेस प्रणाली है जो लाइट का इस्तेमाल कर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराती है। लाईफाई का आविष्कार करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर हेराल्ड हास को, और रिसेंटली इसकी खोज की गई है। माना जाता है कि वाईफाई से ज़्यादा तेज़ी से और सुरक्षित तरीके से ये इंटरनेट सुविधा को प्रोवाइड करा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के माध्यम से स्थापित किया जाता है? तो प्रोटोकॉल का नाम बताना है। एंड टू एंड कनेक्शन किससे होता है? ऑप्शन ए है आईपी, ऑप्शन बी है यूडीपी, ऑप्शन सी है टीसीपी, और ऑप्शन डी है एफटीपी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीसीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से एंड टू एंड कनेक्शन की स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक जॉयस्टिक का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो जॉयस्टिक का प्राथमिक उपयोग बताना है। ऑप्शन ए साउंड कंट्रोल करना, बी कंप्यूटर में गेम खेलना, सी टेक्स्ट दर्ज करना, और डी चित्र बनाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर में गेम खेलना। तो जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर की भांति स्थायी होता है और नॉन फ्लेक्सिबल मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी रोमवेयर, और ऑप्शन डी है फर्मवेयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मवेयर। फर्मवेयर उन कंप्यूटर प्रोग्राम को रेफर करता है जो रोम में परमानेंटली सेव हो जाते हैं और हार्डवेयर के रूप में स्थायी होते हैं। तो आप याद रखेंगे, फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो रोम में जाके सेव हो जाते हैं और हार्डवेयर की तरह स्थायी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका एक संकलन है? तो कोई भी वेबसाइट किसका संकलन होता है बताना है। ऑप्शन ए HTML, बी ग्राफिक फाइल्स का, सी ऑडियो और वीडियो फाइल्स का, और डी वेब पेजों का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब पेजों का। एक वेबसाइट वेब पेजों का संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेब 3.0 क्या है? तो इसके विषय में बताना है। ऑप्शन ए इंटरनेट का अगला चरण है, इसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन बी एक इंटरनेट आधारित फिल्म सीरीज का नाम है। ऑप्शन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरनेट पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी एक जाल जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
यह इंटरनेट का एक अगला चरण है जिसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो, मेटावर्स जो वर्चुअल जगत को दर्शाता है, और एनएफटीज जो डिजिटल वस्त्र या कला की अद्वितीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सभी चीज़ वेब 3.0 में शामिल होते हैं। वेब 3.0 में लोग अपना डेटा खुद कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ वेब 2.0 की तरह डेटा किसी एक कंपनी के पास नहीं होगा। तो ये सुविधा भी वेब 3.0 में उपलब्ध होने वाली है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, अगली टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।